दोस्तों नमस्कार। हम प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे इस पत्र में जो भी ज़रूरी विषय वस्तु निर्धारित किए गए हैं उन सब का हम बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम प्रशासनिक हिंदी प्रयोजन मूलक के अंतर्गत आने वाली प्रशासनिक हिंदी की व्याख्या करेंगे। प्रशासनिक हिंदी या यूं कहें कि प्रयोजन मूलक जो अपने विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जीवन के अनेक आयामों के साथ जुड़कर जो अपनी विशिष्ट प्रयुक्तियों और शब्दावलियों के साथ प्रयोग में आ रही है, उसी में से एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है उसका प्रशासनिक हिंदी का। तो आइए हम लोग प्रशासनिक हिंदी समझते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी भाषा के व्यवहार क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है। उच्च अध्ययन अध्यापन, वैज्ञानिक विषयों के प्रतिपादन, शोध, वाणिज्य, व्यापार, तकनीक, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग प्रयोजन मूलक रूप में ही हो पाना संभव है। प्रशासनिक हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रशासन के विभिन्न अंगों और उपांगों को जोड़ने में हिंदी सक्षम सिद्ध हुई है। केंद्र और राज्यों के कार्यालयों में शासन चलाने के लिए कार्यवाहियां की जाती हैं, वे प्रशासनिक कार्यवाहियां कहलाती हैं तथा इन कार्यवाहियों में जिस विशेष शब्दावली का बार बार प्रयोग किया जाता है और वह जो विशेष अर्थ देती है, उस शब्दावली को प्रशासनिक शब्दावली कहा जाता है। हिंदी भाषा का स्वरूप सहज है, सुबोध है, इसलिए इसे सरकारी कामकाज में उपयुक्त माना जा रहा है। प्रशासनिक हिंदी के प्रयोग के खास संदर्भ होते हैं। इस प्रकार से ये प्रयोग रूढ़ हो गए हैं। ये रूढ़ प्रयोग प्रशासनिक अभिव्यक्तियां हैं। ये प्रशासनिक कार्यवाहियों में उपयोगी होती हैं। हिंदी के प्रशासनिक प्रयोग निम्नलिखित कार्यालयी कामकाजों में उपयुक्त है। पहला जो उपयोग में आ रहे हैं, पहला है मसौदा लेखन और टिप्पणी लेखन। दूसरा है पत्राचार के विभिन्न रूप जैसे प्रारूपण, प्रतिवेदन, ज्ञापन। तीसरा है संक्षेपण या सार लेखन और चौथा है अनुवाद एवं अन्य कार्यालयी कामकाज। प्रशासनिक भाषा की शुद्धता अथवा आलंकारिकता का उतना महत्व नहीं है जितना विषय की स्पष्टता, सरलता और सटीक रूप में प्रस्तुत करने का है। प्रशासनिक आदेश का अर्थ एकदम बोधगम्य हो, यह आवश्यक है। प्रशासनिक शब्दावली में कला का महत्व नहीं है। कला है भी तो सरलता की, सहजता की और संदर्भ अनुकूलता की। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने जाना कि ये जो प्रशासनिक हिंदी है, इसका मतलब है हिंदी का वह स्वरूप जो प्रशासनिक कार्य में ऑफिशियली जो कामकाज हो रहा है, उस कामकाज में इसका इस्तेमाल किया जाए। कार्यालयों में जिस भाषा की हम का उपयोग हम करते हैं, तो उस भाषा में ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए कि उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, बोधगम्यता होनी चाहिए, न कि उसमें अलंकारिकता होनी चाहिए, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा अलंकारिक ना हो, वो बहुत ज़्यादा कलाओं से परिपूर्ण ना हो, बल्कि अगर उसमें कला हो तो इस बात की कला हो कि वह कितना सरल हो, कितना बोधगम्य हो और अपने अर्थ के साथ वह कितना स्पष्ट हो और कितना सटीक हो। तो प्रशासनिक हिंदी की ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रशासनिक हिंदी की कतिपय कुछ विशेषताएं इस तरह भी हैं कि केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि कार्यालय पांडित्य प्रदर्शन का स्थान नहीं है। तो इसके जो और दूसरे कतिपय हम जो विशिष्टता देखते हैं, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कार्यालयी जो केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कार्यालय पांडित्य प्रदर्शन का स्थान नहीं है, अतः कठिन और दुरूह शब्दावलियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य कठिन और दुरूह शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं होना चाहिए प्रशासनिक हिंदी में। प्रशासनिक शब्दावली का मूल उद्देश्य संप्रेषण है। कार्यालयी शब्दावली तैयार करते समय
काम करने वाले कर्मचारियों के प्रशासनिक शब्दावली के ज्ञान के स्तर का ध्यान सदैव रखा जाना जरूरी है। प्रशासनिक हिंदी में शब्दावलियाँ तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए, जिसमें कि पहला है, प्रशासनिक शब्दावलियाँ तैयार करने में जो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, वह है कि संक्षिप्तता, स्पष्टता और सरलता। संक्षिप्तता, स्पष्टता और सरलता, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरा है, आवश्यकता होने पर अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को ग्रहण किया जाए और अनुकूल बना लिया जाए, उसे अपनी शब्दावली के अनुकूल बना लिया जाए। दूसरा हमने देखा कि आवश्यकता होने पर अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को ग्रहण किया जाए और उसे अपने अनुकूल बना लिया जाए। तीसरा है, अखिल भारतीय भाषाओं में विकसित शब्दावली में भी समानता लाने का प्रयत्न किया जाए। चौथा है, सरकारी कार्यों में केवल उन्हीं शब्दों के बहुतायत से प्रयोग में लाना चाहिए जो सामान्यतः समझे जाते हैं। मतलब जो बहुत अनकॉमन से हो, असामान्य से हो, वैसे शब्दों का नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। सरकारी कार्यों में केवल उन्हीं शब्दों का बहुतायत में प्रयोग में लाना चाहिए जो सामान्यतः समझे जाते हों। अन्य भाषाओं के आम शब्दों के प्रयोग में झिझक नहीं होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि अन्य भाषाओं के आम शब्दों के प्रयोग में झिझक नहीं होनी चाहिए। छठा है, जहाँ कोई विशेष तकनीकी शब्द का पदनाम समझने में संदेह लगे, वहाँ कोष्ठक में इसका अंग्रेजी रूप दे देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि जहाँ कोई भी विशेष तकनीकी शब्द का पदनाम समझना हो और उसमें संदेह की कोई गुंजाइश रहे, तो कोष्ठक में इसका अंग्रेजी रूप दे देना चाहिए। सातवां है, अंग्रेजी भाषा में जो नाम प्रचलित है उनका कृत्रिम अनुवाद करने के बजाय उन्हें मूल रूप में देवनागरी में लिखना उचित होता है। आठवां है, परिचित पारिभाषिक शब्दों को अपनाया जाना चाहिए। परिचित, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है और इसकी कमी भी है। आगे चलकर जब हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी की समस्याएं पढ़ेंगे और उसके सुधार पढ़ेंगे, तब हम उस पर चर्चा कर पाएंगे, इस पॉइंट को ला पाएंगे कि परिचित शब्द, जो परिचित पारिभाषिक शब्दों को अपनाया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे प्रयोजन मूलक में। जो विशेषता होनी चाहिए थी, ये विशेषता न होने की वजह से ही प्रयोजन मूलक हिंदी में ये एक कमी आ गई है, जो इसके समस्या के रूप में आगे चलकर उभरती है। तो अभी हम लोग अब आगे यहाँ प्रशासनिक हिंदी को पहले ध्यान से समझ लें। स्पष्ट है कि भारतीय प्रशासन का स्वरूप वही है जो अंग्रेजी शासन के समय में था। अच्छा, ये बात भी आप जान लीजिए कि प्रशासनिक हिंदी हम पढ़ रहे हैं और इस प्रशासनिक हिंदी की जो पूरी की पूरा ये जो ढांचा है, पूरे हमारे प्रशासन का, हमारी व्यवस्था का, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज का, ये जो भी ढांचा है, ये पूरा का पूरा ढांचा ही अंग्रेजी व्यवस्था से इंस्पायर्ड है, उससे प्रेरित है। बहुत ज़्यादा उसके अनुकूल, उसके समानांतर, उसके बराबर ही है। तो इसलिए हमारी जो शब्दावलियाँ तैयार हुई हैं वो भी बहुत ज़्यादा अंग्रेजी से ली गई हैं। स्पष्ट है कि भारतीय प्रशासन का स्वरूप वही है जो अंग्रेजी शासन के समय में था। परिणामतः प्रशासनिक पदों के नाम वही हैं जो अंग्रेजी प्रशासन की परंपरा से चले आ रहे हैं। हिंदी भाषा में जब प्रशासनिक शब्दावली की बात की जाती है तो इसका अर्थ इतना ही है कि अब तक जो शब्दावली अंग्रेजी में थी उसे हिंदी भाषा में परिवर्तित किया जा रहा है। इन शब्दों के प्रशासनिक अर्थ नहीं बदले हैं, भाषा अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी कर दी गई है। तो ये आप एकदम ध्यान से समझ लें कि हमारी जो प्रशासनिक हिंदी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अंग्रेजी से ली गई है, क्योंकि हमारी जो प्रशासन की, हमारे शासन और हमारी जो व्यवस्था है, इस पूरे का जो ढांचा है वह अंग्रेजी व्यवस्था से ली गई है। तो इसका माध्यम भी अंग्रेजी ही रहा है। तो आज के वक्त में जब हम अपने प्रशासनिक हिंदी की बात करते हैं तो इसमें हम अंग्रेजी भाषा की शब्दावलियों को ही अपनाते हैं। कई बार हम इसका अनुवाद करते हैं अपने तरीके से, कई बार इसे हम हूबहू
देवनागरी में लिख लेते हैं। तो इसके कई सारे प्रकार हैं जो हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो प्रशासनिक हिंदी का अर्थ की दृष्टि से मूल स्रोत अंग्रेजी भाषा की प्रशासनिक शब्दावलियां ही हैं। देखिए, यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि प्रशासनिक हिंदी का अर्थ की दृष्टि से मूल स्रोत अंग्रेजी भाषा की प्रशासनिक शब्दावली ही है। रूप रचना की दृष्टि से हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली के कई रूप हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझने की हम ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये अलग है दूसरे अन्य जो प्रशासनिक हिंदी जो हमारी बन रही है, जो इसकी शब्दावलियाँ हम तैयार कर रहे हैं, ये शब्दावली प्रशासनिक शब्दावली हम कैसे तैयार कर रहे हैं। तो इसे समझने के लिए देखिए, पहला पॉइंट जो है वो है अंग्रेजी भाषा के प्रशासनिक शब्द का हिंदी भाषा में पूर्ण रूपांतरण। हमने क्या कर दिया है, अंग्रेजी भाषा में जो प्रशासनिक शब्द था उसका हूबहू पूरी तरह से हम हिंदी भाषा में पूर्ण रूपांतरण कर देते हैं। जैसा इंक्रीमेंट, अंग्रेजी का शब्द है इंक्रीमेंट, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं, पूरी तरह से परिवर्तित कर दिए हैं, पूर्ण रूपांतरण कर दिए हैं, और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वेतन वृद्धि। अंग्रेजी का शब्द है इनकम टैक्स, जिसका हम हिंदी में क्या कहते हैं, आयकर। फिर आगे शब्द है अकाउंटेंट जनरल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महालेखाकार। फिर है डिप्टी सेक्रेटरी, अंग्रेजी का शब्द है, प्रशासनिक शब्द है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उप सचिव। अब अंग्रेजी भाषा के नाम एक से अधिक पदों का है, तो हिंदी में भी सामान्यतः एकाधिक पद होते हैं। वस्तुतः पूर्ण रूपांतर प्रशासनिक पद होते हैं। ये जो पूर्ण रूपांतरण प्रशासनिक शब्दावली में अंग्रेजी भाषा के मूल प्रयोग का भाव व्यक्त करने वाले नए शब्द हिंदी भाषा में बना लिए जाते हैं। जैसे ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं, फिर आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इस तरह से हम लोग पूर्ण रूपांतरण करके नए प्रशासनिक शब्द बना लेते हैं। दूसरा है प्रशासनिक हिंदी का दूसरा प्रकार वह है जिसमें अंग्रेजी और हिंदी शब्दों का मिश्रण है। क्या किया जा रहा है, इसमें हम मिश्रण कर देते हैं, अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों ही शब्दों का हम मिश्रण रखते हैं। जैसे बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड। अब हम इसमें इसका जो हमने प्रशासनिक शब्दावली तैयार की, अंग्रेजी का जो मूल है वो है बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, और इसे हमने हिंदी में अपनी शब्दावली में क्या बनाया, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड। आगे एयर ऑफिसर, इसे हमने क्या लिख लिया है, पूरा का पूरा लिख दिया है एयर ऑफिसर। रेलवे सर्विस कमीशन, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, रेलवे सेवा आयोग। तो इसमें मिश्रण हो गया है, इसे हम दोनों चीज़ों को मिलाकर एक साथ लिख रहे हैं। अभी हमने देखा था बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, और फिर दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं रेलवे सर्विस कमीशन यानी रेलवे सेवा आयोग। तो इसमें क्या किया जा रहा है, अंग्रेजी की शब्दावलियाँ और हिंदी की शब्दावलियाँ दोनों को हमने मिला करके बनाया है, इसकी शब्दावली तैयार की है, प्रशासनिक शब्दावली। फिर तीसरे नंबर पर आता है हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली का तीसरा प्रकार है जिसमें अंग्रेजी का पूरा मूल शब्द का पदबंध देवनागरी लिपि में लिखकर स्वीकार किया गया है। हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली का तीसरा प्रकार जिसमें अंग्रेजी का पूरा मूल शब्द का पदबंध देवनागरी लिपि में लिखकर स्वीकार कर लिया गया है। मतलब पूरा का पूरा अंग्रेजी शब्द ही है, सिर्फ हम इसे लिखते कैसे हैं, अपनी देवनागरी लिपि में लिख लेते हैं। जैसे कि स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर अंग्रेजी में स्टेशन मास्टर लिखते हैं हम, तो उसे हम रोमन में लिखेंगे STATION स्टेशन मास्टर। और जब हम हिंदी में लिखेंगे तो हम इसे अपनी देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं स्टेशन मास्टर। रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड ये हमारे अंग्रेजी का शब्द है रेलवे बोर्ड, इसे हिंदी में जब हम लिख रहे हैं तो भी हम इसे पूरी तरह से रेलवे बोर्ड ही लिख रहे हैं। केवल हमने क्या किया है, इस रेलवे बोर्ड के लिए जो अंग्रेजी के रोमन अक्षर में लिखे जा रहे थे उसे हमने क्या कर लिया है, अपने देवनागरी लिपि में हमने लिखा है। कैंटीन मैनेजर हिंदी में बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे कैंटीन मैनेजर। डेस्क वन हिंदी में भी हम लिखेंगे डेस्क वन। चौथे पॉइंट पे आते हैं, हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली का चौथा प्रकार वह है जिसमें उर्दू के माध्यम से आए प्रचलित शब्द स्वीकार कर लिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि फरास,
ये अंग्रेजी का शब्द है फराज, उर्दू का शब्द है फराज, इसे हिंदी में भी हमने वैसे ही ले लिया है फराज। यहाँ पे अंग्रेजी का शब्द है कैश रिकवरी, इसे हमने उर्दू के शब्द के साथ बना लिया है नकद वसूली। तो यहाँ पे हिंदी ना होकर के ये उर्दू शब्द हमने ले लिया है नकद वसूली। कार्टोग्राफर, इसके लिए हमने क्या कर लिया है नक्शा नवीस। अब आगे देखिए, हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली में हिंदी और उर्दू के मिश्रण से बने शब्द भी हैं। अच्छा, जैसे हमने देखा था अभी कि हम जब प्रशासनिक शब्दावली बना रहे थे तो उसमें कई बार हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों के मिश्रण से भी हम शब्द बना रहे थे। जैसे बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसमें क्या किया हमने बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड लिखा हमने। तो इसमें क्या हो गया, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही शब्दावलियों का मिश्रण तैयार हो गया। अब ठीक इसी तरह हम अपने जो हमने दूसरे पॉइंट में देखा था अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण के साथ, अभी हम अपने 5वें पॉइंट में देख रहे हैं हिंदी और उर्दू के मिश्रण के साथ। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी अदायगी शेष, एट द रेट ऑफ, इसे हम क्या कहेंगे दर से। हिंदी के कुछ मूल शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर अर्थ बदल देने वाले शब्दों के योग से भी विविध प्रशासनिक शब्द बनाए गए हैं। क्या होता क्या है कि हम बहुत सारे जो हमारे मूल शब्द हैं उनमें हम उपसर्ग प्रत्यय वगैरह जोड़ करके भी कई बार हम नए शब्द बना लेते हैं, कई नए सारे प्रशासनिक शब्द बना लेते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑफिसर, ऑफिसर का हिंदी भाषा में हमने प्रयोग किया अधिकारी। ऑफिसर का हिंदी भाषा में हमने अर्थ लिया है अधिकारी बताया गया है। अब इस अधिकारी में हमने प्र लगा दिया, प्र उपसर्ग इसको जोड़कर अथॉरिटी का हिंदी रूप बना दिया। जैसे प्राधिकारी, प्राधिकारी हमने इसे किसके रूप में अब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी जो शब्द है, अंग्रेजी का जो शब्द है अथॉरिटी, इसके लिए हम जिस हिंदी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं वह है प्राधिकारी। और यह प्राधिकारी कैसे बना है, अधिकारी शब्द में हमने प्र उपसर्ग को जोड़कर प्राधिकारी शब्द बनाया है। फिर है अंडर, अंडर के लिए हमने शब्द क्या लिया है अधीन, अंडर कंस्ट्रक्शन। अब इसके लिए हम क्या बना रहे हैं विचाराधीन। तो इस प्रकार प्रशासनिक हिंदी के व्यवहार क्षेत्र में प्रयुक्त होने की क्षमता है। मतलब जो प्रशासनिक हिंदी है इसमें हमारी हिंदी को व्यवहार क्षेत्र में कि डे टू डे लाइफ में उसका भरपूर इस्तेमाल हो सके, ऐसी क्षमता है। किंतु होना बस ये चाहिए कि हमारी जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं, जो प्रशासनिक शब्दों का जो हम जिन प्रशासनिक शब्दों को हम प्रयुक्त कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, वो बहुत मशीनी ना हो, मानवीकृत हों, बहुत अपने से हों, ज़बान पे चढ़ने वाले हों। तो उसे हम थोड़ा सुबोध, सरल और लचीला बना करके रखें इन शब्दों को तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे हमारी प्रशासनिक हिंदी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो ये था मित्रों हमारा प्रशासनिक हिंदी। उम्मीद करती हूँ आप इसे ठीक समझ पाए होंगे। अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो हम लोग फिर से बात करेंगे इस पर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए और मैं दूसरे विषय बिंदु के साथ फिर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।